स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं पहले ही और पार्ट 1 वीडियो में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको आप देख लीजिएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स क्या है। दूसरी चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी समाप्यता के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार का होता है और क्या होता है, उसकी बात भी हमने की थी। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखा था ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्स क्या होता है। अब अगला जो बच गया था वो है पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स, ये 4 प्रकार के विकास के आधार पर, मतलब किस प्रकार उसका रिसोर्स का विकास हुआ है, उन संसाधनों का विकास हुआ है, उस आधार पर इसको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है 4 भागों में। तो पहला आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल रिसोर्स। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल रिसोर्स की। तो ये होता क्या है, देखिए बच्चों, ये जो रिसोर्स होते हैं ये हमारे यहाँ पाए तो जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, अबंडेंट ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन हमने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है। जैसे आप गुजरात चले, राजस्थान चले, वहाँ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में, लेकिन हमने अब तक उस रिसोर्स के रूप में उसका यूज़ नहीं किया। उसका कुछ कारण है, हमारे पास उसके लिए विकसित संसाधन अभी है और कुछ उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, उसका पूरा यूटिलाइजेशन अभी हमने नहीं किया। जैसे विंड एनर्जी के लिए हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम गुजरात में पाए जाने वाली विंड एनर्जी का उपयोग कर सकें। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में आप चलेंगे तो उधर आपको बहुत सारे वाटर रिसोर्स दिखाई देंगे, झरने हैं, नदियाँ हैं, लेकिन उन नदियों के उस वाटर का हम अभी यूज़ हाइडल पावर जनरेशन में नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर रिजर्व रिसोर्सेज की बात कर रहा है। तो रिजर्व रिसोर्सेज क्या है, ऐसे रिसोर्स जो हमारे पास हैं, बड़ी मात्रा में है किसी भी कंट्री में और उसका एक बड़ा स्टॉक है, कैन बी पुट इनटू विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अभी तक हम उसका यूज़ नहीं कर पाए, स्टार्ट नहीं किया हमने। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जैसे डैम्स के अंदर आपको पानी दिखाई देता है भरा हुआ, कभी आप डैम गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ बड़ी मात्रा में पानी होता है और उसका यूज़ हमने अब तक नहीं किया, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर दिख रहा होगा स्टॉक रिसोर्सेज, minerals in the environment that have been potential is satisfy human needs, but human being do not have the appropriate technology to access are called stock resource। ऐसे मेटल्स या मिनरल्स, जो भी मटेरियल हैं हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में मौजूद, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, उनका उपयोग अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसका यूज़ नहीं कर पाए हैं, उनको हम स्टॉक रिसोर्स के अंदर रखते हैं। अभी टेक्नोलॉजी जब तक डेवलप नहीं हुई है तब तक वो स्टॉक रिसोर्स में मौजूद है। अब आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है डेवलप्ड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिनका उपयोग आज के समय में हम कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी भी पता है, क्वालिटी भी पता है, और यहाँ पर रिसोर्सेज दैट नॉट surveyed, that are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। उपयोग के लिए उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पता है। क्वालिटी का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, हर एक रिसोर्स के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। कोयले को ले लें तो कई प्रकार का कोयला भी होता है, ठीक। तो कौन सा कोयला किस में यूज़ होगा, किस प्रकार का है, हमारी किस मतलब जो रीज़न है वो ज़्यादा अच्छी मात्रा का कोयला पाया जाता है, ये हमें पता है और हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे झरिया है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, ये आपको कोयले के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर खदानें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ हमें मालूम है डेवलप्ड है, इसलिए इन रिसोर्स को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। और दूसरी चीज़, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तभी तो निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, लेवल ऑफ फैसिबिलिटी, मतलब इसको हम निकाल सकते हैं, संभाव्यता है इसकी। अगले टॉपिक पर हम आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। हमें रिसोर्स के विकास की ज़रूरत है।
अब विकास कैसे करेंगे हम? रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड ह्यूमन बींग्स इनडिस्क्रिमिनेटली। मनुष्य जो है, जो रिसोर्स हैं उनका यूज़ जो कर रहा है एकदम अंधाधुंध करता चला जा रहा है, उसका कोई भेदभाव नहीं है किस प्रकार करना है। दिस हैज़ लीड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सारे रिसोर्स अब क्या होते चले जा रहे हैं, समाप्त होते चले जा रहे हैं। और मनुष्य की जो ग्रीड है, हमने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया, हमारा लालच, मतलब मनुष्य की ग्रीड ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। फ्यू इंडिविजुअल्स, दूसरी चीज़ कुछ ही लोगों के हाथों में रिसोर्स मौजूद हैं। जैसे जिसके पास वाटर रिसोर्स है, अभी उन्होंने समरसेबल लगा लिया और बहुत सारे वाटर रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप गुजरात में चले जाएं या महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहाँ में देखने को आपको मिलेगा कि पानी की कमी है, जिसका इस्तेमाल वो इरिगेशन में जिस तरह से करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अपना के रखी हुई। और हमारे अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ चले आएँ तो वहाँ पानी का, आपको वाटर रिसोर्स का बहुत अधिक मिसयूज़ दिखाई देगा। रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स indiscriminately and this has lead to the following major problems। अब कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो पहली बात हमने की, क्योंकि कुछ हाथों में है मौजूद हैं, इस वजह से भी इसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कुछ रिच लोग हैं, उनके पास रिसोर्स या संसाधन उपलब्ध हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में कलेक्ट हो जाने की वजह से उन्हें लगता है ये हमारा ही है। मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, किसी के पास बाग बगीचा है, वो काटते जा रहा है, उसे ये नहीं मालूम कि इससे हमारा पर्यावरण असुरक्षित हो जाएगा या पर्यावरण अशुद्ध होता है। डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, इससे एक और प्रॉब्लम आ गई है। रिसोर्स जिसके पास ज़्यादा है वो और भी रिच होता जा रहा है, मोर एंड मोर रिच, और जिसके पास कम है वो और भी ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है। लैंड रिसोर्स कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। Accumulation of resources in a few hands, which the turn divided the society into 2 segments, rich and poor। 2 भागों में डिवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि जो लैंडलेस है वो और भी गरीब होता चला जा रहा है, उसके पास फूड ग्रेन्स नहीं है खाने के लिए। और कुछ लोगों के पास इतने ज़्यादा लैंड है, इतना ज़्यादा ज़मीन है कि वो अपने ज़मीन का उपयोग करके बेचने का भी काम कर रहा है, और जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर रहा है। इन हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। ये सारी चीज़ें, ये जो हमने अभी देखा रिसोर्स का अंधाधुंध उपयोग, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैव विविधता समाप्त हो रही है। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी दूसरे जीव का क्या है, जीवन टिका हुआ निर्भर है, वो उसका फूड है। हमने पढ़ा है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। फूड चेन में अगर एक प्राणी समाप्त हो जाता है, उसका फूड समाप्त हो जाता है, तो दूसरा वाला नेचुरल है कि वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे स्थिति में एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए या हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए सभी जीव जंतुओं को संरक्षित करने की, कंजर्व करने की ज़रूरत है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन अगर हो गया तो हम बहुत सारे बीमारियों से घिर जाएंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन आप देख रहे हैं। डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन। अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी अगर ख़राब हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम फल फूल सब्जियां, जो भी हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं जिसको हम मिट्टी में ग्रो करते हैं, उनका उपयोग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये चीज़ें, इनके जो प्राइसेस हैं वो क्या करेंगे, तेज़ी से राइज होंगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका दाम, उसका प्राइस क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और ये चीज़ें आने वाली हैं भविष्य में। अगला आपको देखने को मिलेगा, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग। अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है लगातार विकास, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। आज की जनरेशन की जो विकास है, उसके विकास करने के जो साधन है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बट जो आने वाली जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसके लिए हमें क्या करना है, कंजर्व करके रिसोर्स को रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो रिसोर्स है ना, हमें विरासत में नहीं मिले हैं, हमें कर्ज के तौर पर मिले हैं, जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को वापस लौटाना है। कर्ज हमेशा लौटाना ही पड़ता है बच्चों। और हमें इस एनवायरनमेंट को शुद्ध करके, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों ने हमें उसी तरह का शुद्ध और प्योर एनवायरनमेंट दिया था, और हमें आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरह के एनवायरनमेंट को
रिटर्न करना है, और ये हमारे ऊपर कर्ज है कि नेक्स्ट जनरेशन को हमें उस तरह का रिटर्न करना है, साफ़ सुथरा। और रिसोर्स से उपलब्ध अगर नहीं होंगे तो वो जो बच्चे आने वाली पीढ़ी होगी वो किस युग में चली जाएगी? बैलगाड़ी वाले युग में चली जाएगी। ये मैंने पहले भी बात की थी और आज फिर वही बात करूँ, या लालटेन युग में। इन इंडिया there are some regions that can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are भारत के अंदर कुछ हमारे रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट हमारे कुछ रीजन्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ रिसोर्स पाए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्स। लेकिन हमारे कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं भारत के ही जहाँ पर बहुत कम मात्रा में रिसोर्स मिलते हैं, और वो भी ऐसे रिसोर्स जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वाइटल रिसोर्स की बात कर रहा है। आपको बात कर लें, जैसे आप देख लें राजस्थान की स्थिति, पानी की कमी है। पानी 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है वहाँ। और अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो वहाँ जाएंगे आप तो 0 से लेकर 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, और पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन राजस्थान के उस रेगिस्तान में यूरेनियम जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का उत्पादन होता है। तो अब आप बात कर लें, इतना महत्वपूर्ण रिसोर्स रखता है लेकिन पानी जैसी रिसोर्स नहीं है उसके पास। अब बात करते हैं सम रीजन्स दैट हैव एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, दिस कॉल्ड द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए? संतुलित विकास की तरफ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारे हर स्टेट, हर रीजन और राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों को रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जिससे कि हमारे देश के हर हिस्से का अच्छी तरह से विकास हो सके। क्योंकि जब हम सभी जगह पर रिसोर्स पहुंचा पाएंगे, जहां पर नहीं है वहाँ हम रिसोर्स को पहुंचा सकेंगे। या दूसरी भाषा में अगर आप कहें तो जो रिसोर्स वहाँ पर जिस क्षेत्र में मिलता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स ज़्यादा हैं, तो उसी को डेवलप करें और उससे उनके इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छी बनाएं। और दूसरी जगह पर, किसी अदर जगह पर जो रिसोर्स ज़्यादा उपलब्ध है उसके क्षेत्र में उसको डेवलप करें। अदर जो रिसोर्स दूसरी जगह उपलब्ध है, जैसे पानी है, तो राजस्थान जैसी जगहों पर पानी को अदर हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ से उनको पहुँचाया जाए। मतलब रिसोर्स के मामले में बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग हमको करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा कोई भी क्षेत्र रिसोर्स के मामले में अछूता न रह जाए, इससे फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात कर लेते हैं, तो भारत में जो है रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व, अभी चल भी रहा है। भारत कोशिश कर रहा है कि हमें इस पर प्लान करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन एंड मेजर्स ऑफ द रिसोर्सेज। अभी हमारे यहाँ कितनी क्वालिटी है, किस तरह के रिसोर्स की, इस पर ज़्यादा रिसर्च चल रही है। क्योंकि क्वालिटी, हम बहुत पैसे खर्च कर दें, इकोनॉमिकली हम इतना ज़्यादा उस पर स्पेंड नहीं कर सकते कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि उस पर खर्च कर सकें, और उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, जो रिसोर्स वहाँ अंदर से निकल रहा है, तो फ़ायदा क्या है कि हम इतना ज़्यादा कैपिटल वेस्टेज करें। ठीक, तो उसके लिए अभी सर्वे चल रहा है, मैपिंग चल रही है। दूसरी चीज़, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और हमें खोज की जा रही है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं आपके यहाँ, जिस तरह की खोज की जा सके। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है। अगले वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट देखने को मिलेगा। अगला पार्ट होगा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, एंड दूसरा पार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। और इस तरह से हम पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड इसलिए किया है ताकि आपको पढ़ना आसान हो, और बड़े वीडियो को देखना आपके लिए बहुत आसान नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि ये आपका चैनल है। आपको अगर अच्छा लगा हो तभी आप इसको सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।